हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका साइनॉप्सिस। इसके अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और है फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर भी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेलिस होता है। तो पहले इसके नाम का मीनिंग समझ लेते हैं। तो एंडो का मतलब होता है इनसाइड और प्लाज्मिक का मतलब होता है प्लाज्मा। इनसाइड प्लाज्मा मतलब कि प्लाज्मा के अंदर, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क या फिर जाल। ठीक है, तो प्लाज्मा के अंदर मेम्ब्रेन का नेट पड़ा होता है। तो ये बेसिकली लॉन्ग ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये है न्यूक्लियस, जो कि सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, और सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस भी एक डबल मेम्ब्रेन से घिरी हुई रहती है। इन मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर लेयर से एक लंबी चपटी सैक लाइक स्ट्रक्चर निकलती है। इन स्ट्रक्चर को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली रहती है। उसके बाद है हिस्ट्री। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फर्स्ट टाइम पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने 1945 के अंदर रिपोर्ट किया था। उसके बाद देखते हैं इसका कंपोजिशन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन कौन से चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। इसमें से फर्स्ट है वेसिकल्स, सेकेंड है सिस्टर्नी और थर्ड है टिब्यूल्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टर्नी को। सिस्टर्नी जो है वो एक लंबी चपटी और सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी थिकनेस 40 to 50 माइक्रोमीटर तक होती है, और इन सिस्टर्नी के बीच बीच में एक खाली जगह होती है, एक स्पेस होती है। इन स्पेस को ल्यूमन स्पेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है वेसिकल। वेसिकल जो है वो स्फेरिकल एंड ओवल शेप्ड की होती हैं, और इनका व्यास 25 से 500 माइक्रोमीटर तक होता है। उसके बाद थर्ड है टिब्यूल्स। तो ये स्मूथ और ब्रांच्ड होती हैं, जो कि छोटे छोटे वसायुक्त नलिकाओं से बनती हैं। इसे टिब्यूल्स कहा जाता है। तो ये सभी स्ट्रक्चर जो है वो एक ही सेल में या डिफरेंट सेल में भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स या फिर प्रकार को। तो ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पर राइबोसोम लगे होते हैं जिससे ये रफ दिखाई देती हैं। इसी कारण इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये जो राइबोसोम है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे लगे होते हैं, ये प्रोटीन का प्रोडक्शन कराता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिक काम है प्रोटीन का प्रोडक्शन कराना। ठीक है, तो अगर इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी आउटर सरफेस पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर लगे होते हैं। इन स्ट्रक्चर को राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, और राइबोसोम की प्रेजेंस के कारण जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस खुरदुरी दिखाई देती है, रफ दिखाई देती है। इसी कारण इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में पाई जाती हैं जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि जितने भी सेल एंजाइम रिलीज करते हैं उनमें प्रोटीन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एंजाइम जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और सबसे ज़्यादा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसी सेल में प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब ये जो राइबोसोम है
ये सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी प्रेजेंट होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे चिपके हुए भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले जो राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाते हैं जो कि पैकेजिंग होती है, जो प्रॉपर वेसिकल में पैक होगा। तो यहाँ से जो प्रोटीन बनेगा वो एक वेसिकल में पैक होते जाता है, इसके अंदर में प्रोटीन भरा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और प्रकार की ऑर्गेनेलिस होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। इन ऑर्गेनेलिस को गोल्गी बॉडी कहा जाता है। अब ये जो प्रोटीन जो कि वेसिकल में पैक है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया है, वो इस यहाँ से टूट करके गोल्गी बॉडी में जा कर के चिपक जाते हैं। ठीक है, अटैच हो जाते हैं। अब इन गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, तो इन प्रोटीन का ये और अधिक मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ से कोई प्रोटीन बना है या फिर कोई लिपिड बना है, तो ये उन प्रोटीन को जो गोल्गी बॉडी है ये उसे मॉडिफाइड करके ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा, या फिर कोई लिपिड बना है तो ये उसे मॉडिफाइड करके फॉस्फोलिपिड बना देगा। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है उसे और अधिक मॉडिफिकेशन करने का वर्क गोल्गी बॉडी करता है। जैसे कि कोई प्रोटीन है वो यूज़ के नहीं है तो ये इसे मॉडिफाइड करके यूज़ के काबिल बना देगा। ठीक है, तो ये हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अब सेकेंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसमें कोई राइबोसोम नहीं होती हैं, इस कारण इसका जो सरफेस है वो स्मूथ होता है। तो अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे तो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी आउटर सरफेस पे किसी प्रकार की कोई राइबोसोम नहीं लगी होती है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड का प्रोडक्शन करती है। तो ये उन सेल्स में पाई जाती हैं जिनमें नॉन प्रोटीन पदार्थ जैसे कि फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस होता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में होती हैं जिनमें लिपिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसकी सरफेस जो है वो चिकनी होती है, स्मूथ होती है, इसी कारण इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन को। तो इसमें हम फर्स्ट देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन को। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि इसका मेन फंक्शन होता है लिपिड का प्रोडक्शन करना। ठीक है, तो इसका फर्स्ट फंक्शन होगा सिंथेसिस ऑफ लिपिड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड का सिंथेसिस करती हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल का ये सिंथेसिस करेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड इसका फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स या फिर पॉइजन। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, मतलब कि जो हम ड्रग्स लेते हैं या फिर मेडिसिन लेते हैं, उसे ये डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है। मोस्टली जो लीवर सेल्स है उसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो भी हम ड्रग्स लेते हैं या फिर जो मेडिसिन लेते हैं वो लीवर की सेल्स में जाती हैं। ठीक है, और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इन ड्रग्स के ऊपर OH मतलब कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन करती हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करती हैं, जिससे ये जो ड्रग्स हैं वो वाटर सॉल्युबल हो जाती हैं। ठीक है, और इजीली यूरिन से पास हो जाती हैं। तो इसका मेन फंक्शन होता है कोई भी ड्रग्स या फिर पॉइजन का डिटॉक्सिफिकेशन करना। उसके बाद थर्ड है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयन की स्टोरेज होती है, और कैल्शियम आयन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं स्पेशली मसल सेल्स के लिए। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम आयंस के बगैर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होती हैं। तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैल्शियम का स्टोरेज करती हैं, जो कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि लिपिड होते हैं, जैसे कि स्टेरॉयड हार्मोन। तो इन हार्मोन्स का वो प्रोडक्शन करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो
हार्मोन्स का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, अब देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन को। तो इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम लगे होते हैं। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इन राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोटीन है वो वेसिकल में पैक होते जाता है और पैक होके ये गोल्गी बॉडी के पास जाकर उसमें अटैच हो जाता है, जिसमें और अधिक मॉडिफिकेशन होता है। और जैसे कि कोई प्रोटीन है तो उससे ग्लाइकोप्रोटीन या फिर लिपिड है तो उससे लिपोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है।